हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 6 अप्रैल 2021 और इस वीडियो में हम 5 और 6 अप्रैल दोनों ही दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है, इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 5 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय अंतःचेतना दिवस 5 अप्रैल को मनाया गया। तो ये जो वर्ड देख रहे हैं आप, कंसाइंस, इसका मतलब होता है अंतःचेतना, या इसे और एक नाम से जाना जाता है अंतरात्मा। ओके, याद रखिएगा। तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये दिन डिक्लेयर किया गया था और इस दिन को जो यूनाइटेड नेशन है उनका कहना है कि लोगों को आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है, साथ ही अपने विवेक का पालन करने की ज़रूरत है ताकि वो सही काम कर सकें। इसके साथ ये भी बताया जाता है कि जो कंसाइंस है यानी अंतःचेतना है, उसका कितना बड़ा रोल है लोगों के बीच में। जो लोग एक दूसरे को हार्म करते हैं, ओरली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे सेक्सुअली हो या मेंटली हो, तो हर तरीके से जो लोग एक दूसरे को प्रताड़ित करते हैं, परेशानियाँ पैदा करते हैं, उनको रोका जा सकता है अंतःचेतना से। तो इसी के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है और सबसे पहली बार इसे 2020 में मनाया गया था, यानी पिछले साल, और इस साल ये दूसरी बार मनाया जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट है, इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 4 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया गया। तो इस दिन की भी स्थापना यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ही की गई थी। इसे एक और नाम से जाना जाता है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन। ओके, तो इस दिन क्या किया जाता है, तो जो लैंड माइन्स होती हैं यानी बारूदी सुरंग होती है, उसके बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जाती है। साथ ही ये भी बताया जाता है कि किस तरह से उसको इरेडिकेट यानी समाप्त किया जा सकता है। उसके अलावा जो माइन एक्शन होता है उसके बारे में भी लोगों को बताया जाता है। माइन एक्शन क्या होता है, एक सीरीज़ है जिसमें जो भी विक्टिम्स हैं लैंड माइन्स के, उनको हेल्प की जाती है, उनको असिस्ट किया जाता है। उसके अलावा जो भी ऐसे एरियाज़ में रह रहे हैं लोग जहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंड माइन्स का यूज़ होता है, तो वहाँ पे उनको बताया जाता है कि किस तरह से उस एरिया में वो सेफ़ रह सकते हैं। तो इन सारे एक्शंस के बारे में भी बताया जाता है लोगों को। तो इस दिन को UNGA के द्वारा अडॉप्ट किया गया था 8 दिसंबर 2005 में, और इसे सबसे पहली बार मनाया गया था 4 अप्रैल 2006 में। ओके, और 4 अप्रैल को मनाया जाता है ये। नेक्स्ट अपडेट है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हैज़ रिलीज्ड वुमेन एंड मेन इन इंडिया रिपोर्ट। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने मेन एंड वीमेन इन इंडिया नामक रिपोर्ट जारी की है। तो आपको रिपोर्ट का नाम याद रखना है, वुमेन एंड मेन इन इंडिया, ये रिपोर्ट का नाम है, और जारी किया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने, जो कि एनओसे जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में काम करता है। और ये जो रिपोर्ट है इसमें भारत में अलग अलग टाइप के सोशल और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स यूज़ किए गए हैं, जहाँ पे बताया गया है कि भारत में जो जेंडर इक्वालिटी या जेंडर गैप है उसकी सिचुएशन क्या है। तो हर साल ये जो रिपोर्ट है एनुअली प्रकाशित की जाती है, हर साल प्रकाशित की जाती है, और इस साल ये इसका 22वां संस्करण प्रकाशित किया गया है। तो इस रिपोर्ट में कुछ पॉइंट सामने निकल के आए हैं, आइए देख लेते हैं एक बार। तो इस रिपोर्ट में जो पॉपुलेशन का प्रोजेक्शन है 2021 के लिए, ये दिया गया है 136.13 करोड़, ये होगी भारत की पॉपुलेशन 2021 में। इसके अलावा ये भी बताया गया कि 2008 में जो सेक्स रेशियो था भारत में, ये 933 था, वहीं 2011 में ये बढ़ के 943 हो गया है। उसके अलावा ये बताया गया कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ देखा गया है सेक्स रेशियो में, जबकि दमन एंड दीव में सबसे गिरावट देखी गई, सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई है सेक्स रेशियो में। उसके अलावा ये भी बताया गया कि भारत में जो लिटरेसी रेट है ये 2011 में 73 थी और 2017 में ये बढ़ के 77.7 हो गई है। और ये बताया गया है कि जो लिटरेसी है, साक्षरता है, उसमें जो जेंडर गैप है ये सबसे ज़्यादा राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश में देखा गया है। उसके अलावा ये भी बताया गया है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हुआ था, उसमें ये पाया गया कि 2018-19 में जो वर्क पॉपुलेशन रेशियो है, तो ग्रामीण इलाकों में ये मेंस के लिए रहा 52.1 और फीमेल्स के लिए रहा 19, जबकि अर्बन एरियाज़ यानी शहरी क्षेत्र में बात करें तो मेल्स के लिए ये था 52.7 और फीमेल्स के लिए था 14.5। ओके, उसके अलावा ये भी बताया गया कि जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यहाँ पे वीमेंस के द्वारा प्रेजेंटेशन रही 9.26% 2020 में। और ये बताया गया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में बात करें वुमेंस की पार्टिसिपेशन की, तो सबसे ज़्यादा वुमेंस का पार्टिसिपेशन देखा गया है राजस्थान में। नेक्स्ट अपडेट है, यूनेस्को हैज़ रिलीज्ड द वर्ल्ड इन 2030 रिपोर्ट रिसेंटली। यूनेस्को ने हाल ही में द वर्ल्ड इन 2030 नामक रिपोर्ट जारी किया है। तो ये रिपोर्ट का नाम है द वर्ल्ड इन 2030, जारी किया है यूनेस्को ने, तो आपको याद रखना है। तो ये रिपोर्ट एक सर्वे पे
सर्वे के बेसिस पे तैयार की गई है, जो कि 2020 में मई से सितंबर के बीच में कराया गया था। और इसमें पूरे विश्व भर से लगभग 15,000 लोगों के ऊपर ये सर्वे कराया गया था और उनसे जो रिस्पांस मिला उसके बेसिस पे ये रिपोर्ट तैयार की गई। और इसमें ये बताया गया है कि 2030 के टाइम पे जो भी सोसाइटीज़ होने वाली हैं, इनके द्वारा कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ फेस करने वाले हैं, कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने वाले हैं। तो कुछ बताया गया जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, वायलेंस, कॉन्फ्लिक्ट, बायोडाइवर्सिटी, ओके, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, वाटर की प्रॉब्लम, हाउसिंग की प्रॉब्लम, ओके, फूड की कमी की प्रॉब्लम। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया कि ये सबसे बड़े चैलेंज होने वाले हैं 2030 में। उसके अलावा ये लोगों से पूछा गया 2030 के टाइम पे ये किसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मानते हैं और जो ये प्रॉब्लम है इनके सॉल्यूशन के लिए किस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। तो ज़्यादातर लोगों ने बताया कि ये जो प्रॉब्लम है इनको एक तो एजुकेशन के द्वारा दूर किया जा सकता है, एजुकेशन को सबसे क्रूशियल सॉल्यूशन माना गया है। जबकि जो नॉर्थ अमेरिकन्स हैं उनका मानना है कि इन प्रॉब्लम्स को सिर्फ एजुकेशन से ही नहीं बल्कि साइंस के द्वारा दूर किया जा सकता है। उसके अलावा एजुकेशन के अलावा इंटरनेशनल कोऑपरेशन को भी माना गया है कि इन प्रॉब्लम को इंटरनेशनल कोऑपरेशन से दूर किया जा सकता है। तो ये सारी पॉइंट बताई गई इस रिपोर्ट में। बात करते हैं यूनेस्को की, तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर है पेरिस में और डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे अजोले। नेक्स्ट अपडेट है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हैज़ टॉप्ड इन द एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़। ARWU रैंकिंग 2020 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा। तो अभी हाल ही में ARWU यानी कि एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ जो कि 2020 के लिए थी, ये जारी की गई हैं। इसी रैंकिंग को संघाई रैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें भारत की तरफ से टोटल 15 यूनिवर्सिटीज़ को जगह मिली। और रैंकिंग की बात करते हैं तो सबसे ऊपर रही है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, दूसरे नंबर पर रही है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और तीसरे नंबर पर रही है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। और वहीं भारत की तरफ से बात करें तो IISc बैंगलोर सबसे ऊपर रहा है रैंकिंग में, दूसरे नंबर पर रहा है IIT मद्रास और तीसरे नंबर पर रही है कलकत्ता यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये रैंकिंग आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अपडेट है, वेस्ट बंगाल हैज़ बिकम हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर इन द स्मॉल सेविंग स्कीम्स। लघु बचत योजनाओं में पश्चिम बंगाल का सर्वाधिक योगदान रहा है। तो अभी हाल ही में नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ऑपरेट होती है, उन्होंने अपना डेटा रिलीज़ किया है और उनके रिपोर्ट के अनुसार, उनके डेटा के अनुसार जो वेस्ट बंगाल है ये स्मॉल सेविंग स्कीम में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बन के निकला है इंडिया में। तो जो वहाँ का कॉर्पस है यानी जो वहाँ का कोष है, वहाँ का 15% कलेक्ट किया गया है स्मॉल सेविंग स्कीम्स के द्वारा, जो कि था 90,000 करोड़ रुपए का। वहीं दूसरे नंबर पे रहा उत्तर प्रदेश, जहाँ पे 11.68% का कंट्रीब्यूशन रहा, जो कि टोटल था 69,660 करोड़ रुपीज़ का। और तीसरे नंबर पे रहा है महाराष्ट्र, जहाँ पे 10.57% कलेक्ट किया गया, जो कि था लगभग 63,026 करोड़ रुपए। ओके, ये डेटा आपको याद रखने हैं। और स्मॉल सेविंग स्कीम जो है इसमें 12 तरह के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, किसान विकास पत्र हो गया, सुकन्या समृद्धि स्कीम हो गई। तो इस तरह के 12 इंस्ट्रूमेंट से मिलकर बनाया जाता है स्मॉल सेविंग स्कीम। ओके, टॉप किया है वेस्ट बंगाल ने। यहाँ की कैपिटल है कोलकाता, गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ और चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी। नेक्स्ट अपडेट है, ICICI बैंक टाइड अप विद फ़ोनपे फॉर इंश्योरेंस ऑफ फास्टैग्स। ICICI बैंक ने फास्टैग के बीमा के लिए फ़ोनपे के साथ करार किया है। तो ICICI ने फास्टैग को बीमा प्रदान करने के लिए फ़ोनपे के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत जो फ़ोनपे है वहाँ पे 280 मिलियन से भी जो ज़्यादा कस्टमर है जिन्होंने रजिस्टर किया है और वो ICICI बैंक यूज़ करते हैं, तो अपने फास्टैग का वो इंश्योरेंस करा सकते हैं। इससे होगा क्या कि जो वो कस्टमर हैं तो एक तो फास्टैग को ऑर्डर कर सकते हैं, उसके अलावा जो उनका फास्टैग है उनको वो ट्रैक भी आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ोनपे में एक ऐसी सुविधा भी दी गई है जिसमें किसी भी बैंक के कस्टमर हैं वो डिजिटली रूप से फास्टैग को अप्लाई कर सकते हैं। उनको फास्टैग लेने के लिए फिजिकली रूप से कहीं पे भी ना तो स्टोर पे जाने की ज़रूरत है, ना ही किसी टोल लोकेशन पे जाना पड़ेगा। डिजिटली रूप से वो अप्लाई कर सकते हैं फास्टैग के लिए। बात करते हैं ICICI बैंक की, तो ये स्थापित हुआ था 1994 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। MD और CEO हैं संदीप बख्शी और टैगलाइन है हम है ना और ख्याल आपका। और जो फ़ोनपे है इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और यहाँ के फाउंडर और CEO हैं समीर निगम। नेक्स्ट अपडेट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज़ अनाउंस्ड दैट द बिजनेसेस हैव टू फर्निश HSN कोड इन देयर टैक्स इनवॉइसेस। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि व्यवसायों को अपना कर चालन में
HSN कोड प्रस्तुत करना होगा। तभी हाल ही में भारत के वित्त मंत्रालय ने अनाउंस किया है कि बड़े बड़े बिजनेस जिनका टर्नओवर सालाना 5 करोड़ से ज़्यादा है उनको अपने GST इनवॉइस के साथ 6 डिजिट का HSN कोड दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। और जो छोटे बिजनेस हैं जिनका सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, इनको 4 डिजिट का HSN कोड दिखाना पड़ेगा। पहले जो था इसमें बड़े बिजनेस को 4 डिजिट का दिखाना पड़ता था HSN कोड, और छोटे बिजनेस को 2 डिजिट का। इसे चेंज करके अब 6 और 4 कर दिया गया है। HSN होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ओके, इसको वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अडॉप्ट किया गया था 1988 में, जबकि भारत में ये पहले ही अडॉप्ट कर लिया गया था 1986 में। ये दो आपको साल याद रखने हैं। तो अलग अलग टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको क्लासीफाई करने के लिए 6 डिजिट का कोड यूज़ किया जाता है, और इसको GST और कस्टम दोनों में अप्लाई किया जा सकता है। इससे होता क्या है कि जो GST की फाइलिंग होती है उसको आसान बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो भी गुड्स होते हैं उनका जो डिटेल होता है उसको अपलोड नहीं करना पड़ता है। HSN से ही सब कुछ पता चल जाता है। तो जो 6 डिजिट होते हैं, देखिए क्या क्या होते हैं। तो शुरू के जो 2 डिजिट होते हैं ये बताते हैं गुड्स के चैप्टर, मतलब कि गुड्स किस टाइप का है, जैसे एडिबल गुड है, नॉन एडिबल है, पेरिशेबल है, ओके, या इन्फ्लेमेबल है, नॉन इन्फ्लेमेबल है। तो इस तरह की डिटेल्स जो हैं तो पहले की 2 डिजिट होती हैं जो कि चैप्टर कहलाती हैं। बाद की जो 2 डिजिट होती हैं ये हेडिंग कहलाती हैं। हेडिंग मतलब कि ये बताती हैं कि गुड्स का जो दूसरा क्लास होता है, मतलब कि वो है क्या एक्चुअली में, टोमेटो है, फ़िश है, पेट्रोल है, क्या चीज़ है उसके बारे में बताता है। और जो लास्ट की 2 डिजिट होती हैं ये बताती है सब हेडिंग। सब हेडिंग मतलब कि जो भी गुड्स है वो किस कंडीशन में है, मतलब कि ड्राई चीज़ है, फ्रेश चीज़ है, वेट चीज़ है, या चिल्ड चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें लास्ट की 2 डिजिट बताती हैं। तो इस तरह से 6 डिजिट का HSN कोड करके प्रोडक्ट का पूरा इन्फॉर्मेशन बताया जा सकता है। नेक्स्ट अपडेट है, इंडिया हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड $3 मिलियन टू UN वुमेन। भारत ने UN वुमेन के लिए 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। तो यूनाइटेड नेशंस का ही पार्ट है UN वुमेन। और अभी हाल ही में जो भारत में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं भारत के यूनाइटेड नेशंस में, TS तिरुमूर्ति जी, इन्होंने बताया है कि भारत ने $3 मिलियन यानी कि 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो योगदान है वो दिया है UN वुमेन के। यह है लगभग 2.2 करोड़ रुपए का। और ये योगदान दिया गया है भारत की तरफ से ताकि जो जेंडर इक्वालिटी है और वुमेन एम्पावरमेंट है इसको सपोर्ट किया जा सके, याद रखिएगा। बात करते हैं UN वुमेन की, तो ये बना था 2010 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में, और यहाँ के हेड हैं फोमजिले, लाम्बो एंड कूका। नेक्स्ट अपडेट है, वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स $32 मिलियन प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव हेल्थ केयर सर्विसेज इन मिजोरम। विश्व बैंक ने मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने अप्रूवमेंट दिया है एक परियोजना को जो कि 32 मिलियन US डॉलर की है, यानी लगभग 234.8 करोड़ रुपए की। और ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है मिजोरम हेल्थ सिस्टम्स स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट। ओके, प्रोजेक्ट का आपको नाम याद रखना है। तो ये प्रोजेक्ट को मंजूरी क्यों दी गई है? इसे मंजूरी दी गई है ताकि मिजोरम में जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनको और भी ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके, उसकी जो क्वालिटी है उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। बात करते हैं विश्व बैंक की, तो इसका स्थापना हुआ था 1944 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। MD और CEO हैं अंशुला कांत। मोटो है यहाँ का वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। और यहाँ के मेंबर्स की बात करते हैं तो 189 मेंबर्स हैं जिसमें भारत भी शामिल है। और मिजोरम की बात करते हैं तो यहाँ की कैपिटल है एजॉल। गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई और चीफ मिनिस्टर हैं जोरम थंगा। नेक्स्ट अपडेट है, वर्ल्ड बैंक एंड AIIB अप्रूव्ड लोन ऑफ $300 मिलियन फॉर कैनल बेस्ड वाटर प्रोजेक्ट इन पंजाब। विश्व बैंक और AIIB ने पंजाब में नहर आधारित जल परियोजना के लिए 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। तभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB ने 300 मिलियन US डॉलर की एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है जो कि है लगभग 2190 करोड़ रुपए की। और ये जो प्रोजेक्ट है ये पंजाब के लिए है, वहाँ पे कैनल बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो पूरा प्रोजेक्ट है इसको को फाइनेंस किया जाएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा, AIIB के द्वारा और पंजाब की गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें से जो विश्व बैंक है ये 105 मिलियन US डॉलर देगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक भी 105 मिलियन डॉलर देगा, और जो पंजाब की गवर्नमेंट है ये 90 मिलियन US डॉलर देगी। ओके, तो AIIB की फॉर्मेशन की बात करें, ये हुआ था 2016 में। हेडक्वार्टर है बीजिंग में और 103 मेंबर्स हैं। प्रेसिडेंट हैं यहाँ के जिन लिक्विन। और बात करते हैं पंजाब की, तो यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं BP सिंह बदनौर।
नेक्स्ट अपडेट है वर्ल्ड बैंक ग्रांट्स 25 मिलियन US डॉलर टू इम्प्रूव एजुकेशन इन अफगानिस्तान। विश्व बैंक ने अफगानिस्तान में शिक्षा में सुधार के लिए 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान दिया है। तो वर्ल्ड बैंक ने अभी रिसेंट में ही काफ़ी सारे लोन अप्रूव किए हैं, पिछले 2 तो मैंने आपको बता ही दिया क्वेश्चन में। तीसरा भी आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में अफगानिस्तान को 25 मिलियन US डॉलर का लोन दिया गया है वर्ल्ड बैंक की तरफ से। ओके, तो ये जो 25 मिलियन US डॉलर का लोन है ये दिया क्यों गया है? ये अफगानिस्तान में जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन है इसको और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, उसकी क्वालिटी और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए दिया गया है, खासकर अगर गर्ल्स की एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पे। तो जो फाइनेंसिंग है ये ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन यानी कि GPE के अंडर से दी गई है, याद रखिएगा। तो इसके बाद ये जो लोन दिया गया है यहाँ पे एडिशनल 100 और स्कूल बनाए जा सकेंगे अफ़गानिस्तान में, ताकि जो वहाँ पे गर्ल्स की एजुकेशन है उसको और भी बेहतर बनाया जा सके। साथ ही जो वहाँ पे टीचर्स और ट्रेनिंग का प्रोग्राम है उसको भी सपोर्ट प्रदान किया जा सके, और जो कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन है अफ़गानिस्तान में उसको भी प्रमोट किया जा सके। बात करें अफ़गानिस्तान की तो यहाँ की कैपिटल है काबुल, प्रेसिडेंट है अशरफ घानी और करेंसी है अफ़गानी। नेक्स्ट अपडेट है आदिल जैनुल भाई अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। आदिल जैनुल भाई जी को क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये हैं आदिल जैनुल भाई, और अभी हाल ही में इन्हें कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के चेयरमैन यानी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने अप्रूवमेंट दिया था इस कमीशन को, जिसका नाम है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, और इसको अप्रूवमेंट मिला था NPCSCB के अंडर में, यानी कि नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग के अंडर में, और इसको मिशन कर्मयोगी के नाम से भी जाना जाता है। इसका मेन मकसद ये है कि भारत में हर एक लेवल में जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको ट्रेन किया जा सके। नेक्स्ट अपडेट है अमित चड्ढा टेक्स चार्ज एज MD एंड CEO ऑफ L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। अमित चड्ढा जी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के MD और CEO बने हैं। तो ये हैं अमित चड्ढा जी, और हाल ही में अभी ये L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के नए MD और CEO बन गए हैं। तो जो L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज है ये लार्सन एंड टोब्रो यानी L&T के नाम से जिसे आप जानते हैं उन्हीं का एक सब्सिडरी है। इसकी स्थापना हुई थी 2012 में और इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा में। नेक्स्ट अपडेट है अनियन मिथुन विंस गोल्ड एट साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप। दक्षिण एशियाई वुशु चैंपियनशिप में अनियन मिथुन ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये हैं अनियन मिथुन, और भारत की तरफ से ये एक प्रोफेशनल वुशु प्लेयर हैं, और अभी हाल ही में साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप हुई थी। कहाँ पे हुई थी याद रखिएगा, नेपाल में हुई थी। तो वहाँ पे इन्होंने 70 किलोग्राम की कैटेगरी में भारत को रिप्रेजेंट किया था, और इसी कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नाम याद रखिएगा, अनियन मिथुन। नेक्स्ट अपडेट है वेस्ट सेंट्रल रेलवे बिकम्स फर्स्ट फुली इलेक्ट्रिफाइड इंडियन रेलवे जोन। पश्चिम मध्य रेलवे पूरी तरह से विद्युतीकृत होने वाला पहला भारतीय रेलवे जोन बना है। तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे आपको नाम याद रखना है। तो इसका एक सेक्शन था कोटा चित्तौड़गढ़ रेलवे सेक्शन, हाल ही में ये इलेक्ट्रीफाइड हुआ है, और इसके इलेक्ट्रीफाइड होते ही जो वेस्ट सेंट्रल रेलवे है ये पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड बन गया है। और ये भारत रेलवे की बात करें, इंडियन रेलवेज़ की बात करें तो पहला ऐसा जोन बन गया है जो कि पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड है। ओके, नाम याद रखना है वेस्ट सेंट्रल रेलवेज़। ओके, तो ये जो वेस्ट सेंट्रल रेलवेज़ है अब 3012 किलोमीटर का जो इसका नेटवर्क है ये पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। इसका हेडक्वार्टर है जबलपुर में, और इसके ऑपरेशन की बात करें तो 2003 में इसका ऑपरेशन शुरू हुआ था। और बात करें भारत में रेलवे मिनिस्ट्री की तो यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, जो कि 55वें मिनिस्टर हैं रेलवेज़ के। नेक्स्ट अपडेट है विश्व भूषण हरिचंदन वॉज अवॉर्डेड द कलिंगा रत्न अवार्ड। विश्व भूषण हरिचंदन जी को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अभी हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू जी ने कलिंग रत्न सम्मान दिया है। किसे? आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्व भूषण हरिचंदन जी इनको, और इन्हें ये अवार्ड दिया गया है लिटरेचर यानी कि साहित्य में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। तो ये जो अवार्ड है ये सरला साहित्य संसद के द्वारा 2007 में शुरू किया गया था, और ये उड़ीसा के पब्लिक को दिया जाता है। और ये जो अवार्ड है ये किसी भी फील्ड में दिया जा सकता है। किसी फील्ड में जो उड़ीसा के लोग हैं अच्छा अगर कंट्रीब्यूशन करते हैं, चाहे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल हो, तो उन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्व भूषण हरिचंदन जी को सम्मानित किया गया इस साल। नेक्स्ट अपडेट है इंडियाज़ फर्स्ट इन्वायरमेंट मिनिस्टर दिग्विजय सिंह झाला पास्ड अवे एट 88। भारत के पहले पर्यावरण मंत्री दिग्विजय सिंह झाला जी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये हैं दिग्विजय सिंह झाला जी, हाल ही में इनका निधन हो गया है। 88 वर्ष की आयु में कैंसर से इनकी मौत हुई।
मृत्यु हुई। तो याद आपको इनका नाम रखना है, और नाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत के पहले इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे, यानी पर्यावरण मंत्री थे। इन्होंने भारत के इन्वायरमेंट मिनिस्टर के रूप में 1982 से लेकर 1984 के बीच में कार्यभार संभाला था। तो नाम याद रखिएगा, दिग्विजय सिंह झाला। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूज़फुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसलिए मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पर विजिट करके फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।